कहानी शुरू होती है मॉरिस नाम के एक चालाक चोर से। उसे बैंक लूट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अब उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल अल्काट्रास में उम्र कैद की सजा के लिए ले जाया जा रहा है। ये जेल समंदर के बीच एक छोटे से द्वीप पर बनी थी, इसलिए कोई भी कैदी भले ही जेल तोड़कर बाहर निकल जाए, लेकिन पानी उसके रास्ते में खड़ा हो जाता। इसी वजह से अल्काट्रास को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता था। यहाँ केवल शीर्ष स्तर के अपराधियों को रखा जाता है, लेकिन अब इस जेल की साख को चुनौती दी जाने वाली थी। फ्रैंक मॉरिस नाम का एक शातिर चोर, जो पहले भी कई बार जेल से भाग चुका था, अब यहाँ आया था। मॉरिस इस बार थोड़ी चिंतित था, क्योंकि ये जेल किसी भी लिहाज से असाधारण सुरक्षित थी। बावजूद इसके उसने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताने का मन कभी नहीं बनाया था। उसका मकसद सिर्फ एक ही था, जितनी जल्दी हो सके जेल से बाहर निकलना। जेल में पहुंचते ही मॉरिस की पूरी जांच की जाती है और उसे एक सेल में बंद कर दिया जाता है। एक गार्ड उसे कहते हैं, अल्काट्रास में आपका स्वागत है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अचानक एक घंटी बजती है और सभी सेल के गेट अपने आप खुल जाते हैं। अफसर कैदियों को बाहर बुलाते हैं। इस जेल में नियम बहुत सख्त हैं। कैदियों को साफ सफाई बनाए रखनी होती है और तय समय पर अपने सेल में लौटना होता है। सब एक जैसे यूनिफॉर्म में लाइन में लगकर नाश्ता करने आते हैं। मॉरिस के सामने लिटमस नाम का एक कैदी बैठा होता है। मॉरिस पूछता है, मुझे तो कांटा ही नहीं मिला, अब नूडल्स कैसे खाऊं? लिटमस जवाब देता है, यहाँ तुम्हारा घर नहीं है, जो मिला है वही खा लो। तभी वुल्फ नाम का खतरनाक कैदी मॉरिस को परेशान करने लगता है। जेल में हर कोई उससे परेशान था, क्योंकि वह अपने मनमाने आदेश चलाता और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले भी थे। मॉरिस लिटमस को अपनी प्लेट दे देता है, लेकिन वो देखता है कि लिटमस खाना खुद नहीं खा रहा, बल्कि चूहे को दे रहा है। रात को एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के ऑफिस ले जाता है। वार्डन कहते हैं, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई फायदा नहीं। कई आए कई गए, लेकिन कोई नहीं बचा। नियम बहुत सख्त हैं। कोई तुम्हें मिलने केवल 2 महीने में एक बार आ सकता है, और वो भी तभी अगर मेरा मूड ठीक। मॉरिस जवाब देता है, नहीं सर, आपके होते हुए कौन भागने का सोच सकता है? लेकिन अंदर ही अंदर मॉरिस ने पहले दिन से ही भागने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। मौका पाते ही मॉरिस वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है। ये छोटी सी चीज थी, लेकिन मॉरिस जानता था कि अल्काट्रास जैसी जेल में इससे बड़ा काम लिया जा सकता है। उसने इसे अपने बाइबल में छुपा दिया। अगले दिन बाथरूम में वुल्फ फिर मॉरिस को परेशान करता है। इस बार मॉरिस उसे पकड़कर उसकी धुलाई करता है, और इस घटना के बाद जेल में मॉरिस का नाम और रुतबा फैल जाता है। इसके बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम सौंपा जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के सीनियर कैदी से होती है, जिसे 2 लोगों के कत्ल के मामले में उम्र कैद की सजा मिली थी। इंग्लिश जेल की हर गतिविधि से वाकिफ था, और मॉरिस और वुल्फ की सुबह की लड़ाई की खबर भी उसे थी। वो मॉरिस को किताबें देता है, जिन्हें उसे अन्य कैदियों के सेल में पहुंचाना होता है। अगले दृश्य में खुली जगह दिखाई जाती है, जहां कैदी खेल में व्यस्त हैं। मॉरिस वहां डॉग नाम के कलाकार से मिलता है। डॉग जेल के माहौल में खुद को सामान्य बनाए रखने के लिए पेंटिंग करता है। मॉरिस पूछता है कि उसने फूल क्यों बनाया। डॉग जवाब देता है, ये मेरी खुशी है जो केवल पेंटिंग में है। मॉरिस जब इंग्लिश के पास जाता है तो उसके चेले उसे रोकते हैं, लेकिन इंग्लिश इशारा करता है कि यह मेरा आदमी है। मॉरिस उसके पास बैठता है और मदद मांगता है। इंग्लिश हंसते हुए कहता है, ये जेल हमारी कब्र है, यहाँ से निकलना मतलब पहले मरना। फिर भी तुम्हारा रास्ता समंदर से रोका जाएगा। लेकिन मॉरिस का इरादा मजबूत था। वो हर हाल में जेल से बाहर निकलना चाहता था। उसी रात एक अफसर उसे कारपेंटरी का काम देता है, और 50 सेंट्स की दिहाड़ी भी। मॉरिस तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वहां से उसे भागने में मदद करने वाला कोई औजार मिल सकता है। अगले दिन मॉरिस लिटमस से बचने का रास्ता पूछता है। लिटमस मॉरिस को बताता है कि हर सेल में एक एयर वेंट होता है, उसके जरिए छत तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। वहीं से शायद कोई बच निकल सके। मॉरिस उसकी बातों पर मुस्कुराता है और सोच में पड़कर वहां से चला जाता है। तभी डॉक मॉरिस को चेतावनी देता है कि वुल्फ उसकी तरफ बढ़ रहा है। थोड़ी ही देर में वुल्फ चाकू लेकर मॉरिस पर हमला करता है। मॉरिस जल्दी से अपना कोट पकड़कर उसका सामना करता है, और दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी बीच एक गार्ड बीच में आता है। वुल्फ गार्ड पर भी चाकू से वार कर देता है। स्थिति गंभीर हो जाती है, और वॉच टावर के गार्ड ने गोली चलानी शुरू कर दी। तब जाकर मॉरिस और वुल्फ लड़ाई रोकते हैं। मॉरिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वॉच टावर पर भी गार्ड मौजूद था।
बाद में दोनों मॉरिस और वुल्फ को डी ब्लॉक में ले जाया जाता है। ये वह हिस्सा था जहां रात भर कैदियों को अंधेरे में रखा जाता और उनके साथ यातनाएं दी जाती थी। कोई भी कैदी यहां जाने को तैयार नहीं होता। जाने से पहले वुल्फ मॉरिस को धमकाता है, तेरी मौत तो मेरे हाथों होगी। उस रात मॉरिस को कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यह अनुभव उसकी हालत को काफी प्रभावित कर देता है। 2 हफ्ते अंधेरे वाले सेल में रहने के बाद उसे वापस उसके मूल सेल में लाया जाता है। वहां लिटमस अपने पालतू चूहे के जरिए मॉरिस को एक नोट भेजता है जिस पर लिखा होता है, वेलकम बैक मॉरिस। कुछ समय बाद चार्ली नाम का नया कैदी आता है और उसे मॉरिस के पास वाले सेल में रखा जाता है। जल्दी ही मॉरिस और चार्ली के बीच दोस्ती हो जाती है। फिर मॉरिस अपने नए दोस्त चार्ली को अपने बाकी दोस्तों से मिलवाता है। इसी बीच वार्डन अचानक बिना किसी को बताए हर कैदी के सेल चेक करने आता है। जब वो डॉग के सेल में पहुंचता है तो पाता है कि डॉग ने कई नई पेंटिंग्स बना रखी हैं। ये देखकर वार्डन थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा देता है। डॉग ने यहाँ तक कि वार्डन की भी एक पेंटिंग बनाई थी। लेकिन अगले दिन वार्डन गार्ड्स को आदेश देता है कि डॉग के सभी पेंटिंग्स को बाहर फेंक दिया जाए। ये निर्णय डॉग के लिए भारी झटका साबित होता है क्योंकि पेंटिंग्स ही उसकी एकमात्र खुशी थी और अब वो भी उससे छीन ली गई। अगले दिन मॉरिस देखता है कि डॉग बहुत परेशान दिख रहा है। गार्ड से कहता है, कृपया डॉग पर नजर रखो, कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। गार्ड मॉरिस को चुप रहने के लिए कहता है और उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहता है। डॉग को भी मॉरिस के साथ कारपेंटरी का काम सौंपा जाता है। तभी डॉग चुपके से मॉरिस की जेब में कुछ रख देता है। इसके बाद वो गार्ड को बुलाता है और कारपेंटरी के लिए दी गई कुल्हाड़ी से अपनी 3 उंगलियां काट लेता है। कहता है कि जिन उंगलियों से वो पेंट नहीं कर सकता उनकी उसे जरूरत नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गार्ड उसे पकड़कर ले जाते हैं। मॉरिस देखता है कि डॉग ने उसके कोट में वही फूल रख दिया है जो उसने अपनी पेंटिंग में इस्तेमाल किया था। शायद वो मॉरिस को ये बताना चाहता था कि जेल में उसकी खुशियां छीन ली गई हैं। अगले दिन मॉरिस अपने सेल में बैठा होता है। तभी वो देखता है कि एक कॉकरोच एयर वेंट के अंदर जा रहा है। इससे उसे अंदाजा होता है कि शायद यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। ग्लिच मॉरिस के पास आकर बताता है कि डॉग ने अपनी उंगलियां इसलिए काटी क्योंकि उसे पेंटिंग करने की अनुमति रद्द कर दी गई थी। ये सुनकर मॉरिस के भीतर गुस्से की लहर दौड़ जाती है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन मॉरिस से पूछता है, तुम डॉग का इतना साथ क्यों दे रहे हो? मॉरिस शांत होकर कहता है, कुछ खास नहीं सर, और वापस अपनी सीट पर लौट जाता है। वहीं उसकी मुलाकात जॉन और क्लैरेंस नाम के 2 भाइयों से होती है। मॉरिस उनसे ऐसे बात करता है जैसे उन्हें पहले से जानता हो। असल में ये दोनों उसके पुराने गैंग के साथी थे। जॉन और क्लैरेंस की मदद से मॉरिस को अब जेल से भागने का रास्ता थोड़ा आसान लगता है। तीनों मिलकर छिप छिपकर योजना बनाने लगते हैं। दोपहर को चार्ली की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। चार्ली की पत्नी उसे बताती है कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं और डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर चार्ली भी भागने का विचार करने लगता है। गार्ड उसे रोकते हुए कहता है कि समय खत्म हो गया है। उस रात चार्ली मॉरिस से कहता है, अगर तुम भागने का प्लान बनाओ तो मुझे भी शामिल कर लेना। अगले दिन मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लैरेंस की मीटिंग होती है। मॉरिस उन्हें बताता है कि हर सेल में एयर वेंट ऊपर छत पर खुलता है और दीवारें खारे पानी के कारण कमजोर हैं। उसके पास नेल कटर है और खुदाई भी शुरू हो चुकी है। अगर धीरे धीरे टनल खोदी जाए और छत तक पहुंच जाए तो बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। जॉन पूछता है, अगर गार्ड रात को देख ले कि तुम सेल में नहीं हो तो शक नहीं होगा? क्लैरेंस कहता है, मैं इसका उपाय जानता हूँ। हमारे पास जेल का बार्बर है जो कैदियों के बाल काटता है। हम उसके बालों से डमी हेड बनाएंगे और बेड पर रख देंगे। जब हम दीवार की सुरंग से ऊपर छत पर होंगे तब भी गार्ड को पता नहीं चलेगा। लेकिन अब सवाल यह था कि जेल से निकलने के बाद समुद्र को कैसे पार किया जाए। मॉरिस जॉन से कहता है, तुम क्लोजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहां पुलिस अफसरों के लिए रेनकोट्स मिल जाएंगे। हमें कुछ चुराकर ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट बनानी होगी। चार्ली कहता है, भाई मुझे भी कोई काम दो, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। मॉरिस बताता है, तुम वेंटिलेशन की खुदाई में पहरा देना। जब मैं खोदूंगा तब तुम देखो कि कोई गार्ड पास ना आए। सभी को योजना पसंद आती है और उसी रात से काम शुरू हो जाता है। नेल कटर छोटा होने के कारण मॉरिस को दीवार खोदने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाथ में चोटें लगती हैं
लेकिन धीरे धीरे वो सुरंग खोदना शुरू करता है। अगले दिन खाने के दौरान मॉरिस अपने दोस्तों से कहता है कि उसे बड़े औजार की जरूरत है। नेल कटर से दीवार तोड़ना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे चम्मच का आइडिया आता है। वो चम्मच को जूते पर घिसकर गंदा कर देता और गार्ड से नया चम्मच मांगता है। बाकी कैदियों ने भी ऐसा किया। गार्ड को कोई शक नहीं हुआ और उसने चम्मच बदल दी। मॉरिस टेबल पर जाता है और जॉन गार्ड का ध्यान भटकाता है। मॉरिस 2 चम्मच उठा लेता है और एक को जेब में छुपा देता है। रात को इंग्लिश मॉरिस के पास किताब देने आता है। मॉरिस पूछता है, क्या यहाँ वेल्डिंग का कोई उपकरण मिलेगा? इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस अभी भी जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन यह असंभव है। पकड़े जाओगे और जान भी जा सकती है। लेकिन मॉरिस की जिद कम नहीं होती। अगले दिन वो लिटमस से माचिस मांगता है और कहता है कि वो रोज उसका हिस्सा का खाना चूहे को देगा। लिटमस खुश होकर डील मान जाता है। मॉरिस माचिस और नेल कटर के हैंडल से छोटा बेलचा बनाता है। चम्मच को तोड़कर इसे जोड़ देता है और वेल्ड करके नुकीला औजार तैयार कर लेता है। फिर वो वेंट के चारों ओर खुदाई शुरू कर देता है। चार्ली पहरा देता है। चार्ली की नींद लग जाती है और गार्ड पास आ जाता है। मॉरिस वेंट को कवर कर बेड पर लेट जाता है। गार्ड पूछता है कि जलने की कोई गंध आ रही है। मॉरिस कहता है, सर मजाल है कोई ऐसा करे। गार्ड संतुष्ट होकर चला जाता है। मॉरिस वेंट के चारों ओर कंक्रीट निकालता है। वो देखता है कि जाली के साथ पेच भी लगे हैं, जिसे काटने के लिए तेज औजार चाहिए। मौका मिलने पर वो सीमेंट चुपचाप बाहर फेंक देता है। अगले दिन कारपेंटरी करते हुए मॉरिस एक शार्प मेटल उठाता है। चार्ली कहता है कि मेटल डिटेक्टर से कैसे बाहर ले जाओगे? मॉरिस कहता है, मैं देख लूंगा। जब मॉरिस बाहर जाता है, मेटल डिटेक्टर बजता है। गार्ड पूछता है, ये क्यों ले जा रहे हो? मॉरिस कहता है, सर कपड़े टांगने के लिए यूज करूंगा। गार्ड कहता है, ज्यादा चालाक मत बनो, और मेटल छीन लेता है। मॉरिस पूरी तरह चेक होकर जाने की अनुमति पाता है। लेकिन मॉरिस अपना हीरो था। उसने वास्तव में 2 मेटल चुराए थे, एक हाथ में और दूसरा जूतों में छुपा रखा था। उस शार्प मेटल से वो ग्रिल को काट देता है। अब अगला काम था गार्ड्स को चकमा देने के लिए नकली सिर तैयार करना। इसके लिए चारों साथी अपने अपने हिस्से का काम संभालते हैं। चार्ली गार्ड से थोड़ी पेंट मंगवाता है और कहता है कि उसे आर्ट का शौक है। गार्ड इनकार नहीं करता और पेंट दे देता है। सारे सामान इकट्ठा होने के बाद मॉरिस पानी और मैगजीन का इस्तेमाल करके डमी सिर बनाता है। पेंट और नकली बाल लगाकर वह एक बिल्कुल असली जैसा सिर तैयार कर देता है। साथ ही मॉरिस ने नकली कार्डबोर्ड बनाए ताकि कोई शक न कर सके कि दीवार में सुरंग खोदी गई है। एक रात मॉरिस अकेले ऊपर जाने का फैसला करता है। वह डमी सिर को बेड पर रखता है और कंबल से ढक देता है। नकली कार्डबोर्ड लेकर सुरंग से बाहर निकलता है और पाइप्स पकड़कर धीरे धीरे छत पर चढ़ जाता है। छत पर पहुंचने पर मॉरिस देखता है कि लोहे का ग्रिल बहुत ऊंचाई पर है और कूद कर पहुंचना मुश्किल है। तभी एक गार्ड आता है और चार्ली से पूछता है कि इतनी देर रात तक क्यों पेंट कर रहे हो और मॉरिस जल्दी क्यों सो गया? चार्ली कहता है कि कारपेंटरी के काम की वजह से थक गया था। गार्ड की लाठी गिरने पर चार्ली डर जाता है। गार्ड मॉरिस के सेल में हाथ डालकर उसके बाल टच करता है। मॉरिस मजाक में पूछता है, सर मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं क्या? लकीली उस समय वो नीचे बेड पर लेट गया था। अगले दिन मॉरिस अपने साथियों को बताता है कि छत पर एक रास्ता है, लेकिन ग्रिल बहुत मजबूत है। उसे जॉन की मदद चाहिए। जॉन कहता है कि उसने अपना वेंट पूरी तरह खोद लिया है और वह भी रात को छत पर आएगा। दोनों मिलकर ग्रिल को खोलेंगे। रात को मॉरिस और जॉन वेंट्स के जरिए छत पर पहुंचते हैं। मॉरिस ग्रिल पकड़ता है। जॉन देखता है कि यह लोहे का ग्रिल पूरी तरह वेल्ड किया हुआ है। इसे निकालने का एक ही तरीका है, ड्रिल मशीन से काटना। अगले दिन म्यूजिक क्लास में मॉरिस का ध्यान एक छोटे पंखे पर जाता है। वो इसे देखकर ड्रिल मशीन बनाने का विचार करता है और चार्ली से कहता है कि पंखे को छुपा दे। चार्ली इसे अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा देता है। गार्ड चेक करते हैं लेकिन पंखा नहीं देखते। मॉरिस उस पंखे पर काम करता है और कई घंटों के बाद ड्रिल मशीन तैयार कर लेता है। उसी रात वह और चार्ली छत पर चढ़कर ग्रिल को काटने लगते हैं। ड्रिल की तेज आवाज सुनकर गार्ड ऊपर आने लगते हैं, लेकिन मॉरिस ने पहले ही ग्रिल का एक रोड काट दिया होता है। आवाज बंद होने पर गार्ड वापस चले जाते हैं। अब सभी रास्ते तैयार थे।
मंगलवार की रात ये चारों अल्काट्रास जैसी दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल से भागने वाले थे। अगली सुबह मीटिंग में मॉरिस मूवी हॉल में दोस्तों से पूछता है कि वेंट और रेनकोट्स तैयार हैं क्या। जॉन और क्लैरेंस बताते हैं कि सब रेडी है। डमी सिर भी पूरी तरह तैयार था, बस अब निकलने की देर थी। नाश्ते के दौरान मॉरिस डॉग का दिया हुआ फूल टेबल पर रखता है। वार्डन इसे देखकर फूल को मसल देता है। लिटमस गुस्से में भर जाता है क्योंकि यह फूल डॉग का पसंदीदा था और अब डॉग मर चुका था। जैसे ही वो वार्डन पर हमला करने की कोशिश करता है, अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। इस हादसे ने मॉरिस के भीतर के गुस्से को और बढ़ा दिया, जिसके बाद उन चारों ने उसी रात वहां से निकलने का पक्का इरादा कर लिया। मॉरिस आधी रात के उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब पहरेदारों की मुस्तैदी थोड़ी कम हो जाए ताकि उनके भागने की राह आसान हो सके। इसी दौरान इंग्लिश मॉरिस के सेल के पास कुछ किताबें लेकर आता है। मॉरिस उससे आखिरी बार हाथ मिलाने की इच्छा जताता है, जिससे इंग्लिश को तुरंत यह आभास हो जाता है कि मॉरिस ने यहां से गायब होने की पूरी तैयारी कर ली है। वो खामोशी से वहां से निकल जाता है। इन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी मॉरिस ने कल्पना भी नहीं की थी। वार्डन अचानक उसके सेल की तलाशी लेने पहुंच जाता है, जैसे उसे किसी ने इस योजना की पहले ही सूचना दे दी हो। मॉरिस बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि उसकी महीनों की कड़ी मेहनत अब दांव पर लगी थी। वार्डन के निर्देश पर गार्ड्स सेल के एक एक कोने की बारीकी से जांच शुरू करते हैं, मगर मॉरिस कोई साधारण कैदी नहीं था। उसने अपनी योजना इतनी सफाई से बुनी थी कि वार्डन तो क्या, कोई भी उसे भाप नहीं सकता था। यहां तक कि जब गार्ड ने उस सूटकेस को हटाया जिसके पीछे सुरंग का रास्ता था, तब भी मॉरिस पकड़ा नहीं गया। उसने बड़ी चतुराई से कार्डबोर्ड का एक ऐसा नकली हिस्सा दीवार में फिट किया था जो देखने में बिल्कुल असली दीवार जैसा लगता था। जब वहां कुछ संदिग्ध नहीं मिला तो वार्डन और गार्ड वहां से जाने लगे। हालांकि गार्ड ने अपनी शंका जाहिर की। मॉरिस और चार्ली की आपसी बातचीत से उसे दाल में कुछ काला लग रहा है। वार्डन तय करता है कि अगले ही दिन मॉरिस का सेल बदल दिया जाए ताकि उन दोनों का संपर्क पूरी तरह टूट जाए। अगले दिन नाश्ते के वक्त वुल्फ एक बार फिर मॉरिस को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि आज उसकी आखिरी रात होगी। मॉरिस शांति से जवाब देता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वाकई जेल में ये उसकी आखिरी रात होने वाली थी। दोपहर के समय जब वुल्फ चाकू से मॉरिस पर हमला करने बढ़ता है, तभी इंग्लिश बीच में आकर उसे रोक लेता है। असल में इंग्लिश अब मॉरिस के इस साहसी काम में उसका साथ देना चाहता था। उस रात मॉरिस, जॉन, क्लैरेंस और चार्ली ने तय किया कि वे अपने अपने वेंट के रास्ते से निकलकर सीधे छत पर मिलेंगे। यहाँ चार्ली अपने साथियों के साथ जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने सेल में पहुंचता है, उसे घबराहट होने लगती है। मन में पैदा हुए डर के कारण वह पीछे हटने का फैसला करता है, जबकि उसके बाकी तीनों साथी वेंट के रास्ते छत तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तीनों काफी देर तक वहां चार्ली का इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो नहीं आता तो वे उसे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वे तीनों योजना के मुताबिक बेहद सावधानी से सर्च लाइट की नजरों से बचते हुए बिल्डिंग के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेल में अकेले बैठे चार्ली। इसी बीच चार्ली के मन का डर अचानक साहस में बदल गया और उसने भी भागने की ठान ली। वो तेजी से वेंट के रास्ते छत तक तो पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अकेले होने के कारण उस ऊंचे दरवाजे तक पहुंचने में नाकाम रहा जहां से उसके साथी निकले थे। डर की वजह से उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया था। इधर बाकी तीनों साथी पाइप के सहारे लटककर नीचे जमीन पर उतर आए। वे टावर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजरों से बचते हुए जेल की उस आखिरी फेंसिंग दीवार तक जा पहुंचे। एक एक करके तीनों ने उस कंटीली दीवार को पार किया और आखिरकार जेल की सलाखों से बाहर निकल आए। अब उनके सामने समंदर का किनारा था। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने रेनकोट्स निकाले और उनमें हवा भरना शुरू किया ताकि वे पानी में तैर सकें। मुंह से हवा भरने में काफी मशक्कत और समय लग रहा था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। अपनी पूरी ताकत झोंककर उन्होंने जैसे तैसे उन रेनकोट्स को एक अस्थायी नाव का रूप दे दिया। बिना वक्त जाया किए उन्होंने उस नाव को लहरों के हवाले किया और अल्काट्रास जेल की उस अभेद्य छवि को चकनाचूर करते हुए वहां से रफू चक्कर हो गए।
अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ गार्ड सेल्स का मुआयना करने निकला तो शुरुआत में उसे सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही वो चार्ली के सेल के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। चार्ली अपने सेल में किसी साए की तरह खामोश खड़ा था। तभी गार्ड आता है और पूछता है, तुम्हारा दोस्त इतनी देर तक क्यों सो रहा है? वो मॉरिस के सेल में जाकर उसे आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। गार्ड गुस्से में आता है और सेल खोलकर मॉरिस को बाल पकड़कर उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो जोर लगाता है, नीचे बेड पर पड़ा डमी सिर गिर जाता है। गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि मॉरिस अब असली दुनिया में था। डमी सिर छोड़ते ही पूरे अल्काट्राज में सायरन बज उठते हैं। जेल में यह खबर फैल जाती है कि कुछ कैदी भाग गए हैं। वार्डन पूरे जेल में ढूंढने लगता है, लेकिन तीनों अंदर नहीं मिलते। फिर वो समुंदर में सर्च ऑपरेशन चलाता है। वार्डन को यकीन नहीं होता कि तीनों बच निकले होंगे। उसे लगता है कि वे पानी में डूब गए होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि वे तीनों बेहद मजबूत और चालाक हैं। हेडक्वार्टर के अफसर वार्डन से सवालों की झड़ी लगा रहे थे। तुम क्या कर रहे थे जब वे बच निकले? वार्डन तनाव में था। तभी उसे डॉग का वही फेवरेट फूल मिलता है। यह संकेत था कि मॉरिस ने सिर्फ अपनी आजादी ही नहीं बल्कि डॉग का बदला भी ले लिया। सर्च टीम का हेड वार्डन को बताता है कि हर जगह ढूंढ लिया गया, लेकिन किसी की बॉडी नहीं मिली। वार्डन अपनी नौकरी और इमेज बचाने के लिए रिपोर्ट लिखने को कहता है, जिसमें कहा जाएगा कि तीनों ने भागने की कोशिश की लेकिन पानी में डूब गए। लेकिन कोई उस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता। मॉरिस की इस अद्भुत भागने की कहानी पूरे दुनिया में चर्चा का विषय बन गई और उसे जीनियस के नाम से जाना गया। इस घटना के 1 साल बाद अल्काट्राज जेल को बंद कर दिया गया, क्योंकि अब कोई गारंटी नहीं थी कि कोई भी कैदी यहां से सुरक्षित नहीं रह सकता। इस तरह इस सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म समाप्त होती है।